नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AWS एग्जाम टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो के सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं AWS के टॉपिक के ऊपर में जो आपको हेल्प करेगा AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्जाम क्रैक करने में एज वेल एज AWS का कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो आज आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिए ताकि नॉलेज जो है इन्हेंस हो सके। और यहाँ पर मैं एवरीडे एक टॉपिक के ऊपर में पूरा डिटेल्स में बातें करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, राइट। और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो AWS के हर टॉपिक के ऊपर में एकदम क्लियर हो जाए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और फाइल शेयरिंग सर्विस यूजेस Amazon S3। एक फाइल शेयरिंग सर्विस है जो Amazon S3 को यूज करता है टू स्टोर फाइल्स अपलोड बाय द यूजर, राइट। और यूजर के द्वारा जो फाइल अपलोड होता है उसे स्टोर करता है। तो फाइल आर एक्सेस विद रैंडम फ्रीक्वेंसी, फाइल जो एक्सेस हो रहा है वो रैंडम फ्रीक्वेंसी में एक्सेस हो रहा है। पॉपुलर वंस आर डाउनलोडेड एवरी डे, जो पॉपुलर है वो एवरी डाउनलोड हो रहा है। और अदर नॉट सो फार ऑफन एंड सम रेयरली, अदर जो फाइल है वो कुछ रेयर में एक्सेस हो रहा है और वो बहुत देर में अभी एक्सेस हो रहा है, राइट। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव Amazon S3 ऑब्जेक्ट्स स्टोरेज क्लास इन टू इम्प्लीमेंट, राइट। तो इस तरह का जो देखिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एक तो S3 स्टोरेज है जहां पर यूजर अपलोड करता है फाइल को और उसको जो एक्सेस होता है फाइल, उसमें कुछ फाइल है वो जो डेली एक्सेस होता है, कुछ ऐसा फाइल है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है, कुछ ऐसा फाइल है वो रेयरली उसको एक्सेस करता है, राइट। तो इस तरह का जो स्टोरेज सोल्यूशन के लिए हमें कैसा सोल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है Amazon का S3 स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ग्लेशियर ले सकते हैं, वन जोन इन्फ्रिकेट एक्सेस ले सकते हैं और Amazon का S3 इंटेलिजेंट टियरिंग भी ले सकते हैं। तो इतने सारे जो है हमें मिल रहा है, राइट। तो आंसर तो होगा यहाँ पर Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, क्योंकि वो इंटेलिजेंट रहेगा। कौन सा डेटा को कहाँ रखना है वो ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड में रखना है, ग्लेशियर में रखना है, इन्फ्रिकेट में रखना है, वो डिसाइड कर लेगा, राइट। बट हमें इसे समझने के लिए AWS का जो S3 का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमें डिटेल्स में समझना पड़ेगा, तभी हम जो है इस तरह के क्वेश्चन को हम हैंडल कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन सिर्फ एक है, इस तरह का बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि S3 से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको S3 का पूरा का टॉपिक जो है समझना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो टॉपिक जो मैं कवर करूंगा, ये टॉपिक अगर आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो S3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन माइंड में है, S3 का जितना डेप्थ में जाना चाहिए वो सारा का सारा चीज मैं आपको आज यहाँ पर क्लियर कर देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूं आप लोगों के लिए और काफी ये नॉलेजेबल है, राइट। तो चलिए हम समझते हैं पार्ट बाय पार्ट। पहला पार्ट में हम समझेंगे स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज एक्चुअली समझना क्या है, उसके तब हमें जो है स्थिति समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो बोलो व्हाट इज AWS स्टोरेज एंड टाइप ऑफ स्टोरेज इन AWS। AWS स्टोरेज क्या होता है और कितने तरह के स्टोरेज हमें AWS में मिल जाते हैं। तो AWS ऑफर अ कंप्लीट रेंज ऑफ AWS क्लाउड storage service to support both application and archival compliance requirements selected from the objects file and block storage services, as well as cloud data migration option to start designing the foundation of your cloud IT environment। तो क्लाउड जो है AWS डिफरेंट रेंज का स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहां पर हमें मिल जाता है एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, हमें वो आर्काइवल के लिए यानी कि बैकअप के लिए हम लोग रखते हैं। और वह जो स्टोरेज होता है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर डालते हैं, हम लोग फाइल डालते हैं या ब्लॉक स्टोरेज सर्विसेज वहाँ पर रहता है। और ये जो हमें प्रोवाइड करता है वो स्टोरेज हम एक जो डेटा सेंटर का जो स्टोरेज होता है उसको हम जो है डायरेक्ट हम क्लाउड के इन्वायरमेंट में ला सकते हैं। इस तरह का कैपेसिटी का जो स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम समझते हैं किस किस तरह का मतलब कितने तरह का ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है AWS। तो पहला जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है वो होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं S3। अब S3 क्या है?
ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, इसके बारे में हम समझेंगे। यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। आप किसी भी तरह का फाइल यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और इस फाइल को वर्ल्ड के कोई भी कोना से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी तरह का स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये क्या होता है? ये सेंट्रल शेयर स्टोरेज फॉर द लिनक्स। ये सेंट्रल शेयर स्टोरेज फॉर द लिनक्स है, यानी कि आपका जो लिनक्स सिस्टम है, आप मल्टीपल लिनक्स सिस्टम यूज करते हैं और उस मल्टीपल लिनक्स सिस्टम में एक ही स्टोरेज अटैच करना चाहते हैं, तो आप इसको ईएफएस को ले सकते हैं, राइट। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में टॉपिक को कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमें प्रोवाइड करता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, राइट। इसको हम बोलते हैं ईबीएस वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज ब्लॉक स्टोरेज कनेक्टेड विद द EC2 इंस्टेंस। अब ध्यान पर, ये सिर्फ EC2 इंस्टेंस के साथ ये कनेक्टेड होता है, EBS वॉल्यूम। इट इज एक्सेसिबल थ्रू द EC2 इंस्टेंस वेयर इट इज अटैच। अब इसको एक्सेस हम कर सकते हैं कहाँ से? EC2 इंस्टेंस से कर सकते हैं, जहाँ पर EC2 इंस्टेंस हमारा अटैच है। मान लीजिए कि आप एक हार्ड डिस्क खरीदते हैं, राइट। एक हार्ड ड्राइव जो खरीदते हैं, वो चाहता है वो या SSD खरीद रहे हैं, अगर आप उसको यूज करना है, राइट, तो आपको कंप्यूटर में डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर लगा करके तब यूज करना है। उसके अंदर डेटा क्या है आपको चेक करना है, या उसके अंदर डेटा रखना है, तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर में लगा कर चेक करना है। ऐसे आप नहीं देख सकते। उसी तरह से ये EBS वॉल्यूम होता है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है? S3 ग्लेशियर है। अब S3 के अंदर में ही ये आता है, बट मैं बाहर यहाँ पर रखा हूँ इसलिए क्योंकि ये अलग से एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। It is the same as S3 but it is used for archival data and infrequent access। इसका यूज हम लोग जो है डेटा को आर्काइवल करने के लिए करते हैं, यानी कि बैकअप, बड़े बड़े जो डेटा होते हैं, डेटा सेंटर का डेटा, मान लीजिए बहुत दिन का डेटा है, वो इसका यूज जो है कई महीनों कई सालों तक नहीं होने वाला है, अभी बहुत साल के लिए उसका बैकअप रख दिया गया है, कब जरूरत पड़ेगा उसको लेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? स्नोबॉल। स्नोबॉल इज अ पोर्टेबल स्टोरेज फॉर द डेटा माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर टू क्लाउड। अगर मान लीजिए पूरा ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर है, उसको अगर आप जो है क्लाउड में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको स्नोबॉल हेल्प करने वाला है, राइट। तो हम चलिए समझते हैं कि थोड़ा बहुत हम अभी समझे कि दो तरह का स्टोरेज माने है यहाँ पर, एक फाइल है और एक आपका जो है यूज करते हैं हम लोग, फाइल वगैरह अपलोड करते हैं, सब करते हैं, कार्य के लिए भी करते हैं और हम एक इंस्टेंस के लिए भी करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली में जो स्टोरेज यूज होता है AWS में, वो दो तरह का स्टोरेज यूज होता है। एक क्या होता है? ब्लॉक लेवल स्टोरेज, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, राइट। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ जाते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ब्लॉक लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या होता है, राइट। तो इन AWS there are two type of storage level provided by the AWS, block level storage and the object level storage। block level storage क्या है थोड़ा समझते हैं। block level storage is suitable for transactional database। transactional database के लिए है random read write load and structure database store, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बेसिकली हम समझ चला है कि EBS वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं कि हम इस इंस्टेंस अटैच करते हैं और उसका मेन वॉल्यूम यानी रूट वॉल्यूम के साथ हम काम कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंदर में डाल सकते हैं, और हम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करते हैं वहाँ पर EBS वॉल्यूम को, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा हो गया। ब्लॉक स्टोरेज डिवाइड्स द डेटा टू बी स्टोर इन इवनली साइज्ड ब्लॉक। तो उसका जो स्टोरेज डेटा जो स्टोर होता है वो ब्लॉक साइज में स्टोर होता है, राइट। फॉर द इंस्टेंस अ फाइल कैन बी स्प्लिट इनटू इवनली साइज ब्लॉक बिफोर इट स्टोर। अब मान लीजिए कोई फाइल अगर स्टोर कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे वन फाइल ऑफ डेटा कैन स्टोर इन डिफरेंट ब्लॉक इज स्मॉल डिवीजन पार्ट ऑफ सिंगल स्टोरेज। तो आप एक फाइल बनाने के उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं कि स्टोरेज में अपलोड कर रहे हैं, तो वो जो फाइल क्या हो रहा है, एक वो स्मॉल जो क्या हो रहा है वो ब्लॉक बन जा रहा है, और वो जो स्मॉल जो है उसका एक फाइल डिफरेंट जो है पार्ट में डिवाइड होकर के वो ब्लॉक में जाकर के स्टोर हो रहा है, राइट। डेटा ब्लॉक स्टोर इन ब्लॉक स्टोरेज वुड नॉट कंटेन मेटा डेटा, राइट। अब मेटा डेटा क्या है? बोला गया डेटा क्रिएटेड
डेटा मॉडिफाई, कंटेंट टाइप etc। जो डेटा हम ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर करते हैं, राइट, तो बोला है कि वो मेटा डेटा को, कंटेंट को नहीं रखता है, राइट। जैसे फाइल क्रिएशन डेट, कब फाइल लोकेट हुआ, साइज क्या है, सोर्स क्या है, ऑनर, मॉडिफाई डेट, इस चीज से वो जस्ट क्या करता है, उसको एक ब्लॉक जो है वहां पर स्टोर कर देता है। ब्लॉक स्टोरेज ओनली कीप द एड्रेसेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स, हम लोग बोलते हैं, वेयर द डेटा ब्लॉक आर स्टोर। अब ब्लॉक स्टोर क्या करता है, एक एड्रेस, मान लीजिए कि ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक में एक फाइल स्टोर हो गया है, अब उसका जो है एड्रेस को करता है कि भाई इस ब्लॉक में इस फाइल का पहला पार्ट है, इस ब्लॉक में इस फाइल का दूसरा पार्ट है, राइट। तो वो इंडेक्सिंग कर लेता है। इट डज नॉट केयर व्हाट इज इन दैट ब्लॉक, जस्ट हाउ टू रिट्रीव इट व्हेन रिट्रीव, राइट। तो वो केयर नहीं करता इस ब्लॉक के अंदर में क्या है, और जस्ट वो क्या करता है कि इसको कब और कैसे रिट्रीव किया जाए। तो एग्जांपल क्या है कि EBS, तो ये हमें ब्लॉक लेवल स्टोरेज जो है प्रोवाइड करता है। वो कौन होता है, वो होता है EBS, जो वॉल्यूम प्रोवाइड किया जा रहा है। देखें, अब बताएं आपको कुछ देर पहले कि वॉल्यूम टाइप S3 है, EFS है, EBS है। तो EBS वॉल्यूम क्या है, वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज है। इंटरव्यू में पूछेगा आपको, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, राइट। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज स्टोर द फाइल एज वेल एज अ होल एंड इट डज नॉट डिवाइड देम इन कंप्रेंसिबल टू ब्लॉक। अब जैसे ब्लॉक क्या कर रहा था, एक फाइल को मल्टीपल जो है स्मॉल चंक में डिवाइड करके अलग अलग ब्लॉक में उसको स्टोर कर रहा था, बट यहाँ पर क्या है कि उसको डिवाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पर एक होल फाइल को स्टोर करेगा, राइट। इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट इज अ फाइल, डेटा itself, इट्स मेटाडेटा, ग्लोबल यूनिक आईडी। तो ये क्या हो सकता है, एक फाइल हो सकता है, ये फाइल रहेगा, और ये इट्स मेटाडेटा, ये मेटाडेटा होगा इसका, और ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक रहेगा। जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बनेगा वो ग्लोबली यूनिक आईडी उसको मिल जाएगा कि ये भाई आप ऑब्जेक्ट अपलोड किए हैं और इसका ये आईडी है, ये आईडी आपका जो है यूनिक रहेगा ग्लोबली, राइट। द ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ऑब्जेक्ट। अब ये आप ऑब्जेक्ट जो अपलोड किए हैं उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है ये, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल यूनिक आईडी, राइट। ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक आईडी कैन बी ऑब्जेक्ट नेम इटसेल्फ। अब जो ऑब्जेक्ट आईडी हम डाले हैं वो क्या हो सकता है, वो इटसेल्फ हो सकता है, नाम ही हो सकता है। इट मस्ट बी यूनिक इट सच दैट इज कैन बी रिट्रीव where its physical storage located, right। object storage cannot be mounted as drive। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है आप एज अ ड्राइव माउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। किसके संग, आप उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के संग आप माउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज है वो है ड्रॉप बॉक्स, AWS S3, फेसबुक। तो ये सब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फेसबुक जो डेटा अपलोड कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा अपलोड हो रहा है, राइट। AWS स्टोरेज मास्टर नोट, तो पार्ट 3 है हमारा है। ये बोला कि व्हाट इज Amazon S3 स्टोरेज। तो पहले हम पढ़ रहे थे ब्लॉक का, समझ गया ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या है। ब्लॉक लेवल स्टोरेज में क्या है कि डेटा जो एज अ ब्लॉक में स्टोर होता है, और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोर में डेटा एज अ फाइल स्टोर होता है, राइट, सिंपल। व्हाट इज Amazon S3 एंड टाइप ऑफ S3 इन AWS। S3 क्या होता है, किस तरह के S3 का टाइप अवेलेबल है Amazon में, तो देखते हैं। इन AWS cloud, Amazon S3 is one of the most popular cloud storage. It is very hot cloud storage that is used by top Fortune company in the world, right? There are 6 types of S3 storage classes available in S3. Amazon S3 Standard, Amazon S3 Standard Infrequent Access, और Amazon Glacier, Amazon S3 Deep Drive Archive, Amazon S3 Intelligent Tiering, Amazon S3 One Zone Infrequent Access।
तो इतनी तरह का यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो हम समझते हैं वन बाय वन करके सारे के बारे में, तभी हमको समझ में आएगा। सो S3 इज अ स्टोरेज फॉर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के माध्यम से इसका यूज करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। इट हैज़ अ सिंपल वेब सर्विस इंटरफेस फॉर सिंपल स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द एनी अमाउंट ऑफ डेटा एनी टाइम फ्रॉम द एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, राइट। सो व्हाट इज S3? Amazon S3 इज वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ AWS। ये S3 जो है AWS का सबसे एक बोल सकते हैं पॉपुलर और काफ़ी यूज़ होने वाले सर्विसेज है, जो कि देखिए अमेजन में जो S3 और EC2 इंस्टेंस ये सर्विस जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसका जो है मेन सोर्स है इसका, मतलब AWS का। S3 is a object based storage. It advertised as infinity scaling storage। और इसका जो स्टोरेज हो जाता है वो इन्फिनिटी है, कितना भी डेटा आप चाहे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मेनी वेबसाइट यूज S3 एज अ बैकबोन। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो यूज करता है एज अ बैकबोन S3 के लिए, राइट। यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट है जिसका उसके ऊपर डेटा अपलोड है, राइट। तो डेटा जो अपलोड है उसका बैकएंड में, जैसे मान लीजिए कि अब बहुत पॉपुलर है नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स क्या है, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जहां पर हम लोग जो है ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने डेस्कटॉप मोबाइल में या डेस्कटॉप में भी उसको देखते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर एक मूवी चलता है या सीरीज चलता है, वीडियो चलता है बेसिकली। तो वीडियो जो बैकएंड में तो कोई स्टोरेज काम करता भी तो वीडियो को स्टोर कर रखता होगा, तो बैकएंड में जो स्टोरेज काम कर रहा है वो S3 कर रहा है। इसके अंदर में डेटा स्टोर हो रहा है, उसको लिंक जो है फ्रंट एंड कर दिया गया है वेबसाइट के संग में। तो हम लोग जो है उसका प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसको क्लिक करके वो करके सब देखते हैं। तो बट बैकएंड में क्या होता है कि कहीं कहीं स्टोरेज यूज होता है, वो स्टोरेज S3 यूज होता है। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप Amazon प्राइम बोल लीजिए, ऐसा बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो वगैरह है, एज वेल एज जो डेटा आर्काइवल के लिए यूज होता है, तो वो S3 का यूज किया जाता है। मेनी AWS सर्विसेज यूज S3 एज अ इंटीग्रेशन एज वेल। यू कैन नॉट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन S3 के ऊपर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते, कभी कल फाइल को आप जो है वहां पर रख सकते हैं, राइट। S3 हैज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर आर्काइवल वेयर द ऑब्जेक्ट आर redundantly stored in multiple locations, minimum 3 location in the same region। अब एक रीजन के अंदर में अब हमें समझना पड़ेगा रीजन क्या होता है, तो इसके बारे में भी टॉपिक में बताऊंगा, रीजन के ऊपर में डिटेल्स में बातें करूंगा जब इसका क्वेश्चन आएगा तो, राइट। तो क्या मल्टीपल रीजन में समझा देता हूँ सिंपल आपको। हर एक अमेज़न जो है डेटा सेंटर जो होता है, डेटा सेंटर यानी कि इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। डेटा सेंटर मल्टीपल डेटा सेंटर को कनेक्ट कर देता है, कनेक्ट करके उसको एक अवेलेबिलिटी जोन बोला जाता है। और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन को कनेक्ट करने के बाद हमको मिलता है रीजन। एग्जांपल है तो हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर में मल्टीपल जो अवेलेबिलिटी जोन बना हुआ है, यानी कि डेटा सेंटर बना, उसको कनेक्ट किया है। एक कनेक्ट करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीजन, राइट। तो इंडिया का जो रीजन है वो है मुंबई। मुंबई के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी जोन। सिंपल डेटा इज स्टोर इन ब्लॉक इन बकेट। जो डेटा भी जो भी स्टोर करते हैं एक बकेट में स्टोर होता है, यानी कि ये जैसे फोल्डर बोलते हैं डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर, उसी तरह का ये वहां पर ऑनलाइन आपको बनता है बकेट। फोल्डर को ही बकेट बोल रहे हैं, तो उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। बकेट इज अ फ्लैट कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फोल्डर की तरह है, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को डालते हैं। फोल्डर में क्या करते हैं हम लोग, जो फाइल वगैरह डालते हैं उसी तरह से ही है। द मैक्स कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 5 TB। तो एक बकेट का जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है वो होता है 5 TB। मान लीजिए कि आपका जो एक फाइल बनाया है, उस फाइल का एक ही फाइल, उसका साइज है 6 TB, तो वो यहाँ पर ऐसे नहीं लोड कर सकते, उसको 2 भाग में टुकड़ा में काट करके लोड कर सकते हैं। जैसे आप एक मूवी है, राइट, मूवी का साइज है, वीडियो है, वीडियो का साइज ही है मान लीजिए कि 6 TB, तो वह साइज को आप जो है यहाँ पर नहीं अपलोड कर सकते हैं, उसको आप जो है डिवाइड करके ही अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो एट ए टाइम 5 TB सपोर्ट करता है, एक फाइल का साइज होना चाहिए, राइट। बट डेटा यहाँ पर अनलिमिटेड आप स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो एक क्वेश्चन पूछता है सब मैक्सिमम लिमिट क्या होता है S3 बकेट में कोई भी फाइल का अपलोड करने का, तो वो 5 TB होता है, राइट। एक फाइल का साइज होना चाहिए, मैक्सिमम 5 TB सपोर्ट करता है, बट आप अनलिमिटेड डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, अनलिमिटेड साइज ऑफ डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट।
मान लीजिए डेटा जो है आप 4 TB करके आप 1000 डेटा है तो 1000 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट एक फाइल का साइज कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 TB होना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट फोल्डर इन योर बकेट। आप बकेट के अंदर में मल्टीपल फोल्डर बना दीजिए, जैसे कि आप डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाते हैं मेल फोल्डर सॉन्ग का, उसके अंदर में फोल्डर बनाते हैं ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, ऐसे। तो उस तरह आप बना सकते हैं। यू कैन नॉट क्रिएट नेस्टेड बकेट। नेस्टेड बकेट मीन्स बकेट विद इन बकेट। देखिए आप यहाँ थोड़ा समझिए, अब थोड़ा सा हम समझते हैं, फोल्डर का कंसेप्ट आता है। बकेट इन द बकेट, आप बकेट बनाया है, उस बकेट के अंदर बकेट नहीं बना सकते। मान लीजिए कि आप माई कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर ड्राइव होता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो ई ड्राइव बना हुआ है, यानी कि वो मान लीजिए कि बकेट है, उसके अंदर ढुकेगा तो आपको फोल्डर मिलेगा। बट ई ड्राइव के अंदर में आप ई ड्राइव नहीं बना सकते हैं, राइट। तो उसी तरह सही है, बकेट के अंदर आप बकेट नहीं बना सकते हैं, बट बकेट के अंदर फोल्डर आप बना सकते हैं। बकेट ओनरशिप इज नॉन ट्रांसफरेबल। बकेट जो बनाए हैं उसका जो ऑनरशिप होता है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि जैसे यहाँ पर एक कोई आप फोल्डर बनाए, उस फोल्डर को आप कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में डाल दे देते हैं, तो वो क्या होता है कि उस फोल्डर का ऑनर उसका कंप्यूटर हो जाता है। बट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बकेट को नहीं डाल सकते हैं, बट बकेट के कंटेंट को जो है किसी और को दे सकते हैं। ऑनरशिप मतलब उसका मालिक, जैसे राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज में दिखाता है ना, तो उस तरह से। तो स्त्री बकेट इज रीजन स्पेसिफिक। अब स्त्री जो बकेट होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि स्त्री बकेट जो बनाए हैं वह अगर मुंबई रीजन बनाए हैं और आप उसको खोज रहे हैं, आप नॉर्थ वर्जीनिया में जाकर खोज रहे हैं, तो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। यू कैन हैव अप टू 100 बकेट पर अकाउंट। आपको एक अकाउंट में 100 बकेट जो है क्रिएट करने का लिमिटेशन होता है, लेकिन आप इस लिमिटेशन को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज। अब मान लीजिए कि 100 बकेट को आप यूज कर चुके हैं, तो आप अमेजन को एक जस्ट मेल कीजिएगा सपोर्ट में और आप बोलिएगा कि भाई इसको बकेट को मैं बढ़ाना चाहता हूं, प्लीज हेल्प। तो वो आपको हेल्प कर देगा, करे। थोड़ा अब हम डिटेल में समझते हैं व्हाट इज अमेजन S3 बकेट एंड बकेट नेमिंग रूल्स इन AWS। अब बकेट क्या है, बकेट नेमिंग रूल क्या होता है, तो बकेट ऑलरेडी बता ही दिया हम आपको क्या होता है, बट उसका नेमिंग रूल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। S3 bucket is a container that is stored files in form of object। S3 का जो है कंटेनर है, जो भी हम फाइल स्टोर करते हैं वहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर के रूप में स्टोर करता है। अब वो जैसे कंप्यूटर के अंदर में अगर MP3 लोड करेंगे तो उसका आइकन दूसरा MP3 का रहता है, देखते हैं ना। अगर हम पिक्चर करेंगे उसका आइकन पिक्चर की तरह रहता है, राइट। फाइल को एक नोटपैड का आइकन कुछ अलग होता है, वर्डपैड का आइकन कुछ और दिखाई देता है। बट अगर S3 के अंदर में ये सब अलग अलग फाइल कर रहे हैं, सब कुछ जो है एक ही ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा आपको। जब तक आप उसको ओपन नहीं करते आपको समझ में नहीं आएगा ये फाइल MP3 का है या एक किसका है। अगर आप एक्सटेंशन वो फाइल होता है ना .mp3, .mov, .mp4, .avi, आप वो देखकर समझ पता लगा सकते हैं ये फाइल क्या है। बट ऐसे आप जो है एक उसको कॉन्टेक्स्ट को देखकर पता नहीं लग सकता, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। इट इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन डायरेक्टरी दैट एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इंटरनेट। और इसको जो है डायरेक्टरी है और इंटरनेट कभी से भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल हम समझते हैं। Amazon S3 allow people to store object file in buckets, right? Buckets name are part of the URL used to access the bucket। अब bucket का जो नाम आप डालते हैं, आप जो URL के माध्यम से URL जो यहाँ पर एक्सेस करते हैं वह URL के अंदर में bucket का नाम आपका जाता है, राइट। bucket name must be a series of 1 or more levels। तो bucket का नाम जो है के अंदर में एक सीरीज ही मिलेगा आपको, एक लेबलिंग मिलेगा URL का, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे जब लेबलिंग समझते हैं। तो S3 बकेट नेम आर ग्लोबली यूनिक अक्रॉस द ऑल रीजन। तो ग्लोबली आपका S3 बकेट का जो है नाम क्या होता है होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। जैसे अब बना दिया टिक महातो एक बकेट बना दिया, राइट। फिर दूसरा टिक महातो बकेट बनाएंगे तो वो बनेगा नहीं, राइट। तो हमें वो कुछ और नाम वहां पर देना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान आपको देना है। बकेट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। और द बकेट नेम कैन कंटेन लोअर केस नंबर
हाइफेन, बट यू कैन नॉट यूज कैपिटल लेटर और हाइफेन इन द बिगिनिंग। बकेट के अंदर में जो है आप लोअर केस, अपर केस, नंबर वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइफेन को स्टार्ट और एंडिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, बीच में आकर भी यूज कर सकते हैं। मस्ट स्टार्ट विथ लोएस्ट लेटर और फोन नंबर, और लोएस्ट लेटर या फोन एक नंबर की तरह आप यूज कर सकते हैं। बकेट नेम शुड नॉट बी एज आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की तरह आप बकेट का नाम नहीं डाल सकते हैं। बकेट नेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अब ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जब बकेट आप क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट करने के बाद आप चेंज इसे नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई बकेट नेम जो बनाए हैं वो ध्यान से हम लोग बनाएंगे, राइट। इफ अ बकेट इज डिलीटेड इट्स नेम बिकम अवेलेबल अगेन टू यू और अनदर अकाउंट टू यूज विद इन 48 आवर। अब जो बकेट नेम आप डिलीट किए हैं फिर से उसी बकेट को बनाएंगे उसी नाम से तो नहीं बनेगा। 48 आवर्स के बाद वह नेम फिर दोबारा आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर 48 आवर्स के अंदर में अगर आप यूज कर रहे हैं के बाद अगर आप यूज कर रहे हैं तो हो गया, कोई अदर यूज कर ले रहा है तो भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, राइट। बाय डिफॉल्ट बकेट एंड देयर ऑब्जेक्ट आर प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट जो इसका बकेट होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो प्राइवेट रहता है। ओनली द ऑनर कैन एक्सेस द बकेट। तो ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि बकेट जो बनता है वो बकेट बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस क्या रहता है, वो प्राइवेट रहता है या पब्लिक रहता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका एक्सेस जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, कोई से एक्सेस नहीं कर पाता है। जैसे जैसे हम इसको एक्सेस देते हैं तो हम यहाँ पर मैनुअली जो है पब्लिक एक्सेस दे सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस नहीं रहता है। बकेट आर डिफाइंड एट रीजनल लेवल, बकेट आर डिफाइंड रीजनल लेवल और इट कैन नॉट अवेलेबल इन अनदर रीजन बट कॉपी डेटा इन मल्टी एबिलिटी जोन इन द सेम रीजन। तो क्या होता है ये जो बकेट है, बकेट और रीजन स्पेसिफिक में अभी बताया कि मुंबई रीजन है तो मुंबई रीजन ही रहेगा। मुंबई रीजन के अंदर में एबिलिटी जोन ए बी सी अगर है तो आप ए बी सी के अंदर में डेटा को कॉपी कर सकते हैं, राइट। स्त्री बकेट नेमिंग स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। नाम जो था स्त्री बकेट है उसका नेमिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। द नेम इज सिंपली टू पार्ट, दो पार्ट में नाम उसका रहता है, राइट। बकेट रीजन एंड पॉइंट या बकेट एडब्ल्यूएस नेम। पहला पार्ट में क्या होता है बकेट का जो है एंड पॉइंट होता है या बोल सकते हैं बकेट का जो एडब्ल्यूएस का जो नाम होता है वो रहेगा। और जैसे बोला जा रहा है कि फॉर S3 बकेट नेम माई बकेट इन यूरोप वेस्ट रीजन। तो मान लीजिए यूरोप वेस्ट रीजन के अंदर में एक बकेट बना है जिस बकेट का नाम है माई बकेट, राइट। तो वो उसका नेमिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए पहले होगा यहाँ पर https://s3 देने के बाद हाइफन देकर रहेगा आप उस रीजन का नाम रहेगा। जैसे रीजन है यूएस ईस्ट वेस्ट तो यहाँ पर यू वेस्ट 1 तो एक रीजन का नाम है। और अमेजन aws.com तो वो वेबसाइट का नाम है। तो पहले समझ पा रहे हैं ये अपना AWS अपना ऐड कर दे स्लैश दे करके ये क्या दे दिया है, ये दे दिया है आपका बकेट, राइट। तो इस तरह का नेमिंग स्ट्रक्चर रहेगा। फिर से समझाता हूँ आपको कि पहले क्या रहेगा https:// तो ये रहेगा और पहला पार्ट में रहेगा हमारा ये रीजन, ठीक ना। रीजन पहला पार्ट में रहेगा और दूसरा पार्ट में क्या रहेगा बकेट का नाम, बीच में वेबसाइट का नाम। तब समझ में, तो इतना पार्ट मान सकते हैं कि ये डिफॉल्ट रहता है और ये आपका जो है जो बकेट का नाम वो चेंज रहता है, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अमेजन S3 ऑब्जेक्ट एंड इट्स लिमिटेशन ऑन AWS। तो AWS के अंदर में जो ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इन AWS S3 एवरी टाइप ऑफ फाइल कैन बी एन ऑब्जेक्ट। जो भी फाइल हम अपलोड करते हैं वो सारा का सारा फाइल क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। इट स्टोर एवरी फाइल इमेज वीडियो ऑडियो सॉफ्टवेयर एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये तो आप बता ही दिए आपको कि सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करता है, चाहे वो वीडियो कीजिए, चाहे ऑडियो कीजिए, चाहे MP3 कीजिए, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड कीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स।
तो Amazon S3 ऑल फाइल आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, जितने फाइल है सब ऑब्जेक्ट में है। इट कैन बी सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल एज अ सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टरी, यहाँ पर कोई डायरेक्टरी कंसेप्ट नहीं होता है विद इन अ बकेट, ऑल्दो द यूआई विल ट्रिक यू टू थिंक अदरवाइज। तो हम जैसे बकेट बनाते हैं उसके अंदर में आ जाते हैं तो डायरेक्टरी यहाँ पर मिलता है, बट ये डायरेक्टरी एक्चुअली में होता नहीं है, जैसे एक ट्रिक होता है ताकि जिससे आपको जो है यूआई कंट्रोल करने में हेल्प करता है, राइट। एन ऑब्जेक्ट साइज स्टोर इन S3 बकेट कैन बी 0 by 2 5 TB। जो बकेट के अंदर में जो भी हम फाइल या ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं वो 0 से लेकर के 5 TB तक हो सकता है। ईच ऑब्जेक्ट इन इज स्टोर एंड रिट्रीव बाय अ यूनिक की। तो उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिट्रीव करते हैं किसके द्वारा, वो यूनिक की आईडी उसको मिलता है, या आप ऑब्जेक्ट का नाम है तो उससे हम उसको देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। एन ऑब्जेक्ट इन S3 इज यूनिक आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस थ्रू। तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जिसका इसमें हमारा सर्विस इन पॉइंट रहता है, राइट। बकेट का नाम रहता है, ऑब्जेक्ट की रहता है यानी नेम, और ऑब्जेक्ट वर्जन रहता है यहाँ पर, राइट। जस्ट की विथ वेरी लॉन्ग नेम दैट कंटेन स्लैश। तो बहुत सारा लंबा और लॉन्ग नेम रहता है तो स्लैश वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। द फाइल हैव अ की वैल्यू दैट इज यूनिक इन ग्लोबल। तो फाइल का जो की वैल्यू होता है वो यूनिकली ग्लोबल होता है। द की इज कंपोज्ड ऑफ प्रीफिक्स ऑब्जेक्ट नेम, फुल फॉर द एक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे S3 बकेट में अभी बताया कि माई बकेट रहेगा स्लैश फाइल का नाम रहेगा, या ऐसे रहेगा S3 और माई बकेट, राइट। उसके अंदर में जो हम बनाया फोल्डर वो, उसके अंदर फोल्डर वो, तो माई डॉक्यूमेंट फाइल तो ऐसे, राइट। तो इस तरह से हम इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोर इन द S3 बकेट इन रीजनल विल बी नेवर लिव इन रीजन अनलेस यू स्पेसिफाई मूव देम टू अनदर रीजन। तो वो रीजन स्पेसिफिक रहेगा अगर जब तक आप उसको मूव नहीं करते हैं तो। बकेट ओनर कैन ग्रांट अक्रॉस अकाउंट परमिशन टू अनदर अकाउंट और यूजर इन अनदर अकाउंट टू अपलोड ऑब्जेक्ट। तो जो बकेट का ओनर जो होता है उसी को ये ग्रांट रहता है कि वो उसका जो है परमिशन अक्रॉस अनदर अकाउंट को वो दे या नहीं दे, राइट। तभी वो जो है अदर अकाउंट जो है इसके ऊपर डेटा अपलोड कर सकता है, ऑब्जेक्ट को अपलोड कर सकता है। S3 कैन ग्रांट S3 बकेट किस किस को वो S3 बकेट का परमिशन दे सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर को दे सकते हैं, यानी कि आपके जो AWS इन्वायरमेंट है उसके अंदर मल्टीपल आप यूजर बना रखते हैं तो उस मल्टीपल यूजर के बेसिस में आप उसको परमिशन दे सकते हैं। आप AWS अकाउंट में परमिशन दे सकते हैं कि आपका जो AWS है वह आपके अकाउंट से एक्सेस हो, और एज वेल एज और कितने अदर अकाउंट से एक्सेस हो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप मेक द रिसोर्सेज पब्लिक, आप चाहते हैं कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर आप अपलोड किए हैं, आप चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर, आप एक वेबसाइट बनाए हैं और वेबसाइट में वहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक दे दिए, जब भी कोई बंदा डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। बट आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दीजिएगा कि आप इस तरीके से डाल दिए हैं तो उसको मेक पब्लिक करेंगे तभी वो बंदा उसको डाउनलोड कर पाएगा, राइट। और ऑल ऑथेंटिकेटेड यूजर, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर को भी आप ये चीज दे सकते हैं, जिस यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे वही इसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि बताता हूं आपको कि आप एक ऐप यूज कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स ऐप यूज कर रहे हैं तो, या आप अमेजन प्राइम कर रहे हैं, या फ्री अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, या प्रीमियम बेसिस में यूज कर रहे हैं, लो प्रीमियम मैक्सिमम प्रीमियम जो होता है ना तो वो यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो उसका फ्री में यूज कर रहे हैं तो इतने सारे बकेट दिखाई दे, और प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो और इतना सारा बकेट दिखाई दे, तो वो चीज हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन बेस करके, ठीक ना। तो एक्चुअली ऐप में इसी तरह ही होता है, जैसे आप फ्री में ऐप कोई एक्सेस करते हैं तो उसका लिमिटेशन आपको रहता है कि इतना ही फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। जब उसका प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वही फाइल जो है और जितना फाइल है वो एक्सेस मिल जाता है। तो ये इस तरीके के अंदर में डिफाइन किया रहता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू आर कंटेंट ऑफ बॉडी
द मैक्सिमम साइज इज 5 TB. If uploading the more than 5 GB must use मल्टीपार्ट अपलोड. अब मान लीजिए कि 5 GB का कोई फाइल है, अपलोड कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो ज़्यादा फाइल कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, मल्टीपार्ट अपलोड कीजिए, राइट. मल्टीपार्ट अपलोड क्या होता है, देखिए मल्टीपार्ट अपलोड मतलब होता है कि जैसे आप कोई फाइल स्टोर कर रहे हैं, अब जो जब कोई फाइल आप स्टोर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर, तो वह फाइल को एक चैनल नहीं मल्टीपल चैनल के माध्यम से अपलोड करेगा ताकि आपका फाइल क्विकली अपलोड हो जाए, राइट. या डाउनलोड भी कर रहे हैं तो आप उसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि क्विकली आपका जो है डाउनलोड भी हो जाए. इट सपोर्ट मीटा डेटा. आप मैं बताया था कि जो ब्लॉक EBS वॉल्यूम जो होता है, ब्लॉक लेवल जो स्टोरेज होता है वो मेटाडेटा सपोर्ट नहीं करता है, बट ये मेटाडेटा सपोर्ट करता है, जैसे कि लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट की वैल्यू पेयर सिस्टम और सिस्टम यूजर मेटाडेटा. इट सपोर्ट टैग. अब ये टैग भी सपोर्ट करता है जो कि यूनिक हो सकता है, यूनिकोड की हो सकता है, की पेयर वैल्यू भी हो सकता है. यूजफुल फॉर द सिक्योरिटी लाइसेंस एंड इट हैज़ वर्जन ID इफ वर्जनिंग इज इनेबल. तो आपका एक वर्जन ID होगा. अब ये सारे नोट्स को आप जो है क्या कर दीजिए कि स्क्रीन को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, अदरवाइज इस नोट्स का डाउनलोड का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ नोट्स, तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ सकता है, राइट. तो वर्जनिंग क्या होता है, मान लीजिए कि आप पहला एक ऑब्जेक्ट किए, सपोज मैं बायोडाटा बनाए, आप बायोडाटा आप पहला बार बनाए तो उसको अपलोड कर दिए, आप एक महीने बाद फिर से बायोडाटा को उसको मॉडिफाई किए, कुछ उसमें ऐड किए, फिर से उसको अपलोड कर दिए सेम नाम से. इस तरह करके 10 बार आप करते हैं तो 10 तो वर्जन आपका बन जाएगा, राइट. तो आपको लगता है कि नहीं हमारा जो पहला जो बायोडाटा था वही बेहतर था, तो आप उसको वहां से भी एक्टिव कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये डेमो है कि S3 कंसोल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, राइट. और तो इसको ऊपर में हम लोग जो है देखेंगे क्लास को हम लोग लाइव में. तो हम देखते हैं अभी वर्जनिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं. व्हाट इज AWS S3 बकेट वर्जनिंग. S3 बकेट वर्जनिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं. बकेट वर्जनिंग इज एन S3 bucket सब sources used to protect against accidental object data deletion of और overwrite. अगर आप वर्जनिंग को इनेबल कर देते हैं तो आप अगर डेटा को एक्सीडेंटली डिलीट भी कर देते हैं तो आप वहाँ से वापस ले सकते हैं. तो उसे प्रोटेक्शन को के लिए हम जो वर्जनिंग को इनेबल करते हैं. और अगर चाहते हैं कि अगर वर्जन कंट्रोल करना है, यानी कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर या कोई भी हम मान लीजिए कि कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसका मल्टीपल वर्जन हम रखना चाहते हैं, यानी कि पहला बार जो अपलोड किए वो सेकेंड बार सेम ही को मॉडिफाई करके अपलोड किए वो, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. इट हेल्प टू स्टोर मल्टीपल वर्जन ऑफ the object. Suppose you upload the same file after update the file, then you will get also the older version of the file. Version can also be used for the data retention and archival. वर्जन आपको हेल्प करता है कि डेटा रिटेंशन आर्काइवल, यानी कि मान लीजिए कि एक ही फाइल को 10 बार मॉडिफाई किए हैं आप, तो वर्जन 1 से लेकर 10 वर्जन तक रहेगा. तो आप चाहते हैं कि वर्जन लास्ट वर्जन को डिलीट हो जाए, नया वर्जन जो भी है 2-4 वर्जन वो आपका रहे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं. बाई डिफॉल्ट वर्जनिंग इज डिसेबल. जब आप कोई बकेट बनाते हैं तो बकेट बनाने के समय में बाई डिफॉल्ट क्या होता है, वो वर्जनिंग क्या होता है, डिसेबल होता है, राइट. यू कैन इनेबल वर्जनिंग ऑन बकेट. इट कैन नॉट बी डिसेबल, हाउएवर इट कैन बी सस्पेंड. जब वर्जनिंग आप इनेबल कर देते हैं तो आप उस वर्जनिंग को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, केवल आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं. तो ये भी आपका इंटरव्यू में पूछता है क्वेश्चन. When enable bucket versioning will protect existing and new object that maintain their version as they are upload. तो जब आप वर्जन इनेबल करते हैं तो Amazon का जो फीचर्स है AWS का, वो ऑटोमेटिक जो है वर्जन कंट्रोल का वो यूज करता है और आपको वर्जन को मेंटेन रखता है. अपलोडिंग ऑब्जेक्ट रेफर टू पुट, पोस्ट, कॉपी, डिलीट एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट. तो जब अपलोडिंग करते हैं तो उसके अंदर में आप पुट कर सकते हैं, पुट यानी अपलोड करना, पोस्ट, कॉपी, डिलीट, ये सब जो है एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं उस बकेट के साथ. व्हेन वर्जनिंग इज इनेबल एंड यू ट्राई टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट, डिलीट मार्कर इज प्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट. अब क्या करता है कि वर्जनिंग इनेबल है और आप वर्जनिंग इनेबल करने के बाद कोई भी आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि
डिलीट मार्कर आ जाता है, राइट। यू कैन स्टिल व्यू द ऑब्जेक्ट एंड डिलीट मार्कर। आप क्या होता है, डिलीट करने के बाद भी आप उसको डिलीट मार्कर के अंदर में एज ए आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पर भी है। आप वहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिलीट मार्कर से डिलीट कर देते हैं तो वो हमेशा डिलीट हो जाएगा, राइट। इफ यू reconsider deleting the object, you can delete marker and the object will be available। आप चाहते हैं वापस उसको वापस लाना, तो आप क्या करते हैं, डिलीट मार्कर से वहाँ पर उसको डिलीट कर दीजिए और वहाँ से वो आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा वापस। यू विल बी चार्ज फॉर ऑल S3 स्टोरेज कॉस्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट वर्जन स्टोर। आपका मान लीजिए कि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं, पहला फाइल है आपका 1 GB का, फिर उसको मॉडिफाई किए वो हो गया 2 GB का, फिर मॉडिफाई किए तो फिर हो गया मान लीजिए कि 2 GB का, ऐसे करके पहला 1 दूसरा 2 2 2 2 करके है, तो 10 वो अगर वर्जन रहेगा यानी कि आपका हो गया 2 GB करके 20 GB, या पहला 1 है तो वो 19 GB हो गया, तो 19 GB का आपको चार्ज देना पड़ेगा। भले आपको लगेगा कि इससे भाई मैं तो 2 ही GB अपलोड किया, लेकिन नहीं, वर्जनिंग रहने से ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू कैन यूज वर्जनिंग विथ S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी टू डिलीट एन ओल्डर वर्जन। आप क्या कर सकते हैं, एक लाइफ साइकिल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि आपका एक ओल्डर जो वर्जन है उसको डिलीट करता रहेगा। तो ये चीज़ आप कर देते हैं तो आपका काफ़ी जो है बिल सेविंग हो सकता है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई डिलीट ना हो, जो ओल्डर वर्जन है वो मूव टू द चीपर S3 स्टोरेज में चले जाए, मतलब जहाँ पर काफ़ी सस्ता जो कर्जा होता है जिसको बोलते हैं ग्लेजियर, वहाँ पर वो चला जाए। बकेट वर्जनिंग स्टेट क्या कर सकते हैं, या तो बकेट को इनेबल कर सकते हैं, या तो सस्पेंड कर सकते हैं, या तो अन वर्जन रख सकते हैं। जैसे नए आप क्रिएट करेंगे तो वो अन वर्जन रहेगा, और जैसे इनेबल करेंगे तो आपको सस्पेंड का ही ऑप्शन दिखाई देगा। Versioning applied to all object in a bucket is not partially applied। अब मान लीजिए कि आप एक बकेट बनाए हैं और आप चाह रहे हैं कि वर्जनिंग में बकेट के अंदर में 2-4 फाइल है उसी के ऊपर वर्जनिंग रखूंगा, 2-4 और फाइल उसके ऊपर नहीं रखूँ, ऐसा नहीं होगा। वर्जनिंग बकेट के ऊपर अप्लाई होता है और बकेट के अंदर जितना फाइल है होता है वो ऑटोमेटिक सारे फाइल के अंदर वर्जनिंग इनेबल हो जाता है। सस्पेंडिंग वर्जनिंग डज नॉट डिलीट द प्रीवियस वर्जन। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी बकेट के अंदर में को क्या कहते हैं, आप इनेबल किए वर्जनिंग को, इनेबल करने के बाद राइट आप क्या किए कि कुछ फाइल वगैरह अपलोड किए, मॉडिफाई किए, करने के बाद कुछ दिन बाद आपको लगा कि नहीं चलो भाई इसको हम क्या करते हैं डिसेबल कर देते हैं, तो आप क्या सस्पेंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले आप वर्जन बनाए थे वो आपका वर्जन जो है डिलीट हो जाए, वो पहले जैसे कि तैसे ही रहेगा। आप अब से जो भी फाइल आप अपलोड कीजिएगा वहां पर उसका वर्जन नहीं बनेगा। Any file that is not version before enabling the version will have the version null। अगर आप कोई बकेट बना रहे हैं वर्जन इनेबल नहीं किए हुए हैं तो वर्जन के वहाँ पर क्या रहेगा, वो नल रहेगा, राइट। एंड एग्जिस्टिंग बिफोर द इनेबलिंग द वर्जन विल बी हैव द वर्जन ID नल। और जैसे आप इनेबल कर देते हैं वर्जन को तो वर्जन ID आपको दिखाएगा वहाँ पर नल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो वर्जन उसका कंट्रोल अभी नहीं है। इफ यू हैव द बकेट इज ऑलरेडी वर्जन देन यू suspend versioning existing object and their version name rename its। तो मतलब वर्जनिंग अभी मैं बताया कि वर्जनिंग जैसे आप ऑन करते हैं अपलोड करते हैं और उसके बाद वर्जन को आप डिसेबल कर देते हैं यानी कि सस्पेंड कर देते हैं तो आपका जैसे का तैसे जो है पुराना वर्जन वैसे ही रहेगा। न्यू ऑब्जेक्ट will have the version ID null if the same key used to store the another object। मान लीजिए कि सेम ऑब्जेक्ट है, वर्जन डिसेबल करके फिर से आप अपलोड कर रहे हैं तो उसका वर्जन ID नल बनेगा, यानी कि उसका दोबारा कोई वर्जन नहीं बनेगा। इट विल ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वन, जो पुराना जो है उसको डिवाइड कर देगा, राइट। थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स डू द वर्जन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल का वीडियो मैं ऑलरेडी बना कर रख दिया हूँ मेरे चैनल में, आप जाइए उसको विजिट कीजिए और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो आप लोगों के लिए मैं एक और एक S3 का पूरा जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बना दूंगा। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो मैं आप लोग बना दूंगा। बट प्रैक्टिकल को जानने से पहले आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन करते हैं
इस तरह क्वेश्चन करते हैं, या इंटरव्यू जाते इस तरह क्वेश्चन करते हैं। तो जब आपको प्रैक्टिकल ही क्लियर नहीं रहेगा, आपका जो थ्योरिटिकल जो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा, तो आप कैसे प्रैक्टिकल करेंगे? तो जस्ट क्लिक क्लिक करना कोई प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? उसमें कोई फायदा नहीं है। बट क्लिक क्यों कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझना है, कहाँ पर क्लिक करना है वो चीज़ समझना है। उस समझने के लिए आपको जो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही बुनियाद से समझना पड़ेगा। अब समझते हैं बकेट सब रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट इज बकेट सब रिसोर्सेज? तो बकेट सब रिसोर्सेज फॉर द S3 बकेट इंक्लूड्स, क्या है इसका रिसोर्सेज? वो है यहाँ पर लाइफ साइकिल है, वेबसाइट है, वर्जनिंग है और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, राइट? तो ये सब रिसोर्सेज है जिसका यूज करके हम उस बकेट का और जो है खूबी हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट? अब समझते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है। बकेट का लाइफ साइकिल समझते हैं। देखिए, लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि टू डिसाइड द ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। आप क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट अ रूल, हम एक रूल बना दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि कोई भी हम जो ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं वो 30 डेज तक स्टैंडर्ड में स्टोरेज में रहे। 30 डे के बाद ऑटोमेटिक जो है S3 इन्फिनिट एक्सेस में चला जाए, उसके बाद से ऑटोमेटिक जो है ग्लेशियर में चला जाए, उसके बाद से एक सर्टेन डेट के बाद 365 मैंने डे यहाँ पर दिया, उसके बाद से वो ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो जाए अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो, राइट? तो ऐसे हम एक पॉलिसी लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल पॉलिसी। इसका प्रैक्टिकल हम लोग समझेंगे, बट हम को समझ में आ गया कि इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में इसी तरह से काम होता है, राइट? जैसे मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स में कोई मूवी नया नया है, अपलोड हुआ है, तो वो क्या रहेगा, वो S3 के अंदर में रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक्सेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है। लेकिन जैसे वो मूवी ओल्ड होता है, जो वो वेब सीरीज ओल्ड होता है, राइट, तो क्या होता है कि लोग उसके बारे में कम एक्सेस करते हैं, कम सर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या करता है वो S3 का इनफ्रीक्वेंट एक्सेस बकेट में चला जाता है। तो S3 स्टैंडर्ड काफ़ी कॉस्टली होता है, उससे थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है वो S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, माने AI होता है, IA जिसको हम बोलते हैं। तो कंपनी से 60 दिन के बाद वो वहाँ पर चल जाए। अब क्या हो कि 60 दिन के बाद यानी कि 2 महीने बाद, अब मान लीजिए कि बहुत ही रेयरली लोग एक्सेस करता है, बहुत नहीं भी करता है, तो उसको ऑटोमेटिक ग्लेशियर के अंदर में डाल दे, राइट? तो 90 डेज तक के बाद वो ग्लेशियर में चला जाए। अब 90 डेज के बाद 1 साल तक आपका जो है स्टोरेज में रहे और उसके बाद से वो जो है फाइल डिलीट हो जाए, राइट? तो ऐसे आप पॉलिसी बना सकते हैं। वेबसाइट टू होल्ड द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टैटिक वेबसाइट होस्टेड इन S3 बकेट। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वेबसाइट के लिए, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम S3 के अंदर में डालते हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वर्जनिंग के लिए करते हैं, यूज करते हैं कीप द ऑब्जेक्ट फाइल इन, जो भी हम अभी भी कुछ देर पहले चर्चा की है, फाइल का वर्जनिंग कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ACL को भी यहाँ पर यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को यूज कर सकते हैं, बकेट पॉलिसी यहाँ पर लगा सकते हैं। हम यहाँ पर बकेट में अपलोड करेंगे फाइल। बताया अब नेटफ्लिक्स के बारे में, जो फ्री का रहेगा में ऐप में लॉगिन करेगा तो उसको कुछ और देगा, प्रीमियम वाला जो बंदा का वो ऐप में जो लॉन्च लॉगिन करेगा उसको कुछ और एक्सेस या एक्स्ट्रा जो है बकेट का फाइल के अंदर में जो है एक्सेस मिलेगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, राइट? और इसके अलावा बहुत सारा पॉलिसी है, उसका प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे तो और हमें समझ में आएगा, राइट? अब समझते हैं S3 जो बकेट है उसका सब सोर्सेस है, उसका MFA डिलीशन के बारे में। अब MFA डिलीशन क्या होता है? व्हाट इज Amazon S3 bucket versioning and MFA deletion. Multi-factor authentication delete is a versioning capacity that add another level of the security in case your account is compromised. मान लीजिए कि आप जो है S3 बकेट के अंदर में डेटा ऑब्जेक्ट किए, आपने क्या किया कि चलो भाई इसका वर्जनिंग कर देता हूँ ताकि हमें पहला वाला वर्जन लीड कर देते हैं, दूसरा वर्जन हमको पास रहेगा। बट आप वहाँ पर एक और सिक्योरिटी के लिए MFA अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब भी वो डेटा कोई डिलीट करना चाहे तो उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से वेरीफाई करवाना पड़े डिलीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं MFA, राइट? दिस एड्स अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर फॉलोइंग चेंज योर बकेट्स वर्जनिंग स्टेट एंड परमानेंट डिलीट द ऑब्जेक्ट वर्जन, राइट? आपको जाता है कि आपको जो बकेट वर्जनिंग उसको स्टेट को चेंज करना तो वहाँ पर भी MFA मांगेगा, कोई ऑब्जेक्ट रीड करना तो वहाँ पर भी MFA मांगेगा। MFA रिक्वायर योर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल कोड डिस्प्ले ऑन द अप्रूव्ड फिजिकल और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जब आप MFA मतलब क्या हुआ था कि जैसे आप कोई बकेट के अंदर फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपका
जो MFI डिवाइस होता है यानी मोबाइल होगा या कोई डिवाइस होगा, वहाँ पर एक कोड जाता है, उस कोड को जो आप यहाँ पर डालते हैं तभी वो डिलीट होगा। जैसे आप गूगल होता है ना, जीमेल जब लॉगिन करते हैं कोई डिवाइस से, तो वो वेरिफिकेशन कोड आपको मोबाइल में आता है, राइट, जिसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसी तरह से ये काम करता है। बात करते हैं मल्टी पार्ट अपलोड का। तो आपको बताया कि जो मल्टी पार्ट अपलोड मतलब क्या होता है, तो समझाता हूँ मैं। इट इज़ यूज टू अपलोड द ऑब्जेक्ट इन अ पार्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अपलोड कर रहे हैं, या तो एक ऑब्जेक्ट में कीजिए तो मल्टीपल पार्ट में कीजिए, तो ये मल्टीपल पार्ट में ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए यूज करता है। पार्ट आर अपलोड इंडिविजुअली एंड इन पैरेलल इन एनी फोल्डर। तो ये पैरेलल जो है अपलोड होता है, राइट। इट्स रिकमेंडेड फॉर द ऑब्जेक्ट साइज 100 MB और लार्जर। जैसे आपका बकेट का जो ऑब्जेक्ट आप अपलोड कर रहे हैं उसका साइज अगर 100 MB हो, राइट, या उससे बड़ा हो, तो आपको मल्टी पार्ट अपलोड का यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका फाइल जो है क्विक अपलोड हो। और अगर मान लीजिए कि फाइल फेल होता है अपलोड होने में, तो फाइल का जो मान लीजिए 100 MB का फाइल है, और 100 MB जब अपलोड कर रहे हैं तो मान लीजिए 10 ठो पार्ट में अपलोड हो रहा है, अलग अलग पार्ट में, तो 10 में से मान लीजिए कि 2 पार्ट फेल हो गया तो उसको रिट्राई करके जो है वो अपलोड कर देगा। अगर मान लीजिए कि एक में अपलोड कर रहे हैं, तो अगर फेल हो गया तो फिर से रिट्राई करेगा, तो वो 100 MB फिर से आपको अपलोड करेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यू मस्ट यूज इज ऑब्जेक्ट लार्जर देन। अब यहाँ पर समझिए, जो अब बोला गया 5 GB का ऊपर में कोई आपका जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट, तो उसको यूज करना ही पड़ेगा मल्टी पार्ट। ये आपका रिकमेंडेड है, राइट, और ये मस्ट है, राइट। तो रिकमेंड का 100 MB जैसे ऊपर रहेगा उसको मल्टी पार्ट में अपलोड कीजिए, बट 5 GB का फाइल होगा उसको करना ही पड़ेगा मल्टी पार्ट में, वरना अपलोड करने में वो प्रॉब्लम आएगा, राइट। अपलोड कैसे करते हैं? देयर इज अ डन टू द S3 मल्टी पार्ट API के माध्यम से उसको मल्टीपल API जो है अपलोड करते समय आपको मिले दिखाई देगा, उसके माध्यम से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो समझते हैं S3 कॉपिंग क्या होता है, राइट। तो द कॉपी ऑपरेशन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी स्टोर इन द S3 बकेट। तो कॉपिंग मतलब क्या होता है? कॉपिंग का मतलब जो कॉपी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि द कॉपरेशन क्रिएटेड कॉपी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑलरेडी स्टोर इन द S3 बकेट। यू कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ योर ऑब्जेक्ट अप टू 5 GB इन साइज एंड सिंगल ऑटोमेटिक ऑपरेशन। आप जो है 5 GB का फाइल जो है कॉपी कर सकते हैं। तो बताया मैं अभी आपको, हाउएवर टू कॉपी देन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 5 GB यू मस्ट यूज द मल्टी पार्ट अपलोड। 5 GB से ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो आप मल्टीपल अपलोड यूज करना चाहिए। इनका चार्ज कॉपी ऑफ अनदर रीजन। अगर मान लीजिए कि आप कॉपी कर रहे हैं एक ही रीजन के अंदर में मल्टीपल एवल्यूशन या मल्टीपल डेटा सेंटर में, तो आपका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप एक रीजन से, मुंबई से आप नॉर्थ वर्जीनिया में यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये याद, मुंबई से आप जो है US में यूज़ कर रहे हैं डेटा अपलोड या ट्रांसफ़र, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। बट मुंबई के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर, उसमें जो है अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए चार्ज नहीं देना पड़ता है। टू यूज़ द कॉपी ऑपरेशन, जनरेट एडिशनल कॉपी ऑफ द सब्जेक्ट, रीनेम ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, राइट। अब हम जानते हैं कि मैं बताया कि S3 जो है ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं। अभी कुछ देर पता है कि जो फाइल हमारा होता है वो S3 के अंदर रहता है। कुछ दिन बाद मतलब मैं पॉलिसी बना सकता हूँ कि वो S3 इनफैक्ट एक्सेस में चला जाए, कुछ दिन बाद वो जो है ग्लेशियर में चला जाए, कुछ दिन बाद डिलीट हो जाए। तो इस तरह का हमको समझना पड़ेगा कि स्टोरेज टाइप, राइट। तो अमेज़न S3 का जो पहला जो स्टोरेज टाइप होता है वो होता है स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड ऑफर द हाईली ड्यूरेबल, अवेलेबल एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट फॉर द फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। मान लीजिए कि कोई डेटा आपका बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, उसके लिए हम लोग S3 स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। इसका ड्यूरेबिलिटी जो होता है 99.911 टाइम्स होता है, और इसका जो है डिज़ाइन फॉर द 99.99% अवेलेबल फॉर द गिवन ईयर। सपोर्ट SSL सपोर्ट करता है, ट्रांजिट एंड डेटा इन रेस्ट। समझिए ये आपका
एसएसएल सपोर्ट करता है कहाँ पर, अगर मान लीजिए अगर डेटा आप कोई डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटा इन ट्रांजिट, या डेटा उसके अंदर में बकेट में पड़ा हुआ है तो उसको डेटा इन रेस्ट। तो डेटा इन रेस्ट में भी इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है और ट्रांजिट में भी सपोर्ट करता है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि डेटा आप डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर एसएसएल काम कर रहा है, सिक्योर, ठीक है ना, सॉकेट जिसको हम बोलते हैं। या अब डेटा जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है तो वो इंक्रिप्शन उसके अंदर में आ जाएगा और इंक्रिप्ट डेटा स्टोर रहेगा। द स्टोरेज कॉस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट इज फेयरली हाई बट देयर इज अ वेरी लिटिल चार्ज फॉर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज कर रहे हैं उसका चार्ज लगता है, लेकिन जब अब उसको आप एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लिटिल चार्ज देना पड़ता है, राइट। बट स्टोरेज का काफ़ी वहाँ पर चार्ज आपको देना पड़ता है। द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अपलोड सिंगल पुट इन 5 GB, राइट। तो आप सिंगल पुट के माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। पहला हम बताएं कि जो एक्सेस होता है इससे एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हम लोग जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने के लिए करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल थोड़ा बता दूं कि स्टैंडर्ड का यूज़ कब होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बताया कि कोई आपका डेटा है, राइट। तो जब सपोज एक प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई ऑनलाइन जो सीरीज, वेब सीरीज या मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई वीडियो अपलोड हो रहा है, अब वीडियो जो है फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, तो उसको कहाँ पर रखा जाएगा, इस तरीके स्टैंडर्ड में रखा जाएगा ताकि वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो, किसी को एक्सेस करने में, किसी को जो है उस मूवी को देखने में, सीरीज को देखने में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर बफरिंग वगैरह ना आए, तो उसके लिए जो है वो वहाँ पर दिखाता है, राइट। अब मान लीजिए कि है उसके बाद एक आता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अगर मान लीजिए कि वही डेटा जो है फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है तो जो स्टोरेज कॉस्ट होता है, अगर आप मान लीजिए स्टैंडर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको नहीं हो रहा है तो आपके लिए उतना वो बेनिफिट नहीं होगा, तो उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल सकते हैं ताकि वो बीच बीच में एक्सेस हो रहा है तो वैसा स्टोरेज में वो चला जाए, सही। अब क्या होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो देखिए हम समझते हैं। S3 infinite access is for data to access less frequently but require rapid access when needed। बहुत ही जब हम लेस फ्रिक्वेंट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग करते हैं इसका यूज़। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कोई डेटा है उसको बार बार हम एक्सेस नहीं करते हैं, कभी कभी एक्सेस करते हैं, तो कौन सा हम लोग जो है इस तरीके का कौन सा जो है स्टैंडर्ड, कौन सा टाइप, किस तरह का टाइप इस यूज़ करना चाहिए, स्टैंडर्ड करना चाहिए या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो आपको बताना पड़ेगा भाई कि इस तरह के लिए इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हमको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो स्टोरेज कॉस्ट इज मच चीपर देन S3 स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्राइस। स्टोरेज को काफ़ी चीपर होता है, ड्यूरेबिलिटी भी सेम मिलता है हमको, रेजिलियंट, तो बोला रेजिलियंट अगेंस्ट इवेंट दैट इम्पैक्ट इन इंटायर एबिलिटी जोन। पूरे एबिलिटी जोन के अंदर में डेटा हम लोगों का वो रहता है तो काफ़ी लीजिए मिलता है, वहाँ पर डेटा सेफ्टी काफ़ी होगी यहाँ पर। और बोला कि यहाँ AP जो SSL जो है सपोर्ट करता है इंक्रिप्शन का, जो इन ट्रांजिट और इंक्रिप्शन जो है इंटरेस्ट करता है सेम है। बस अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, डेटा दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द S3 infinite access within 30 days will charge for the 30 days, right। अगर आप कोई डेटा कोई है आप उसको डाल दिए हैं इनफिनिट फ्रीक्वेंट एक्सेस में, मान लीजिए 1 तारीख को डाले हैं और डेटा को अपडेट कर दिए 10 तारीख को, लेकिन चार्ज आपको देना पड़ेगा, पूरा 1 महीना का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेटा जब अपलोड करते हैं उस दिन से लेकर 30 डेज तक का चार्ज आपको दे देना पड़ता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। बट जो फ्रीक्वेंट एक्सेस है स्टैंडर्ड में आज अपलोड किए कल डिलीट कर दिए तो आज और कल का ही पेमेंट करना पड़ता है, आपको चार्ज देना पड़ता है। बट यहाँ पर 1 महीने का चार्ज देना पड़ता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, ये चीज़ ध्यान आपको देना है। बैक्ड विथ इमरजेंसी सर्विस लेवल एग्रीमेंट और फॉर अवेलेबिलिटी। तो इसका अवेलेबिलिटी का एक एग्रीमेंट होता है कि भाई इनफिनिट एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे जो है उसका एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं S3 इंटेलिजेंट टियरिंग के बारे में, राइट। सो S3 इंटेलिजेंट टियरिंग स्टोर क्लासेस डिजाइन टू ऑप्टिमाइज
कॉस्ट बाय ऑटोमेटिक मूविंग डेटा टू मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टियरिंग। अब क्या है कि जो डेटा है, राइट, तो डेटा को हम चाहे तो मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरा जो डेटा पहले आए स्टैंडर्ड S3 के अंदर में आए, उसके बाद से इतने दिन के बाद वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चले जाए। तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाने के लिए 30 डेज स्टैंडर्ड में रहना चाहिए और उसके बाद से इतने दिन के अंदर में अदर में जाए, राइट। बट हम अगर इंटेलिजेंट टियरिंग को डिफाइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये AWS डिसाइड कर लेगा कि डेटा जो है कब कहाँ पर रहना चाहिए, राइट। तो बेसिकली जब हमें पता नहीं रहता है कि डेटा कब एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, तब इसका यूज़ करते हैं, राइट। इट वर्क्स बाय सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेस टियरिंग। If an object in infrequent access tier is access, it is automatically moved to the back to the infrequent access। अगर मान लीजिए कि जो डेटा इनफ्रीक्वेंट जो डेटा में है, टायरिंग में है, और वो एक्सेस जो है फ्रीक्वेंटली होने शुरू हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो S3 का बकेट है, वहाँ S3 का जो है वहाँ से डाल करके आपको फ्रीक्वेंट एक्सेस में लेकर के आ जाएगा, राइट। There is no retrieval fees when using the S3 intelligent tiering storage class or no additional tiering fees when object move between access tiering। मतलब जो मूवमेंट हो रहा है, राइट, स्टैंडर्ड से आपका इनफ्रीक्वेंट से स्टैंडर्ड जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं है AWS को। सेम लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ S3 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस में सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट लेस देन कैन बी मूव इन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है 125 KB से कम रहेगा तो आप उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आप नहीं कर सकते हैं, राइट। ड्यूरेबिलिटी क्या है, सेम ड्यूरेबिलिटी इसका है यहाँ पर। और थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पर वन जोन EI का। तो वन जोन EI क्या है, जस्ट स्टैंडर्ड की तरह ही है ये, बट इसमें डिफरेंस क्या है समझते हैं थोड़ा सा। वन जोन EI फॉर डेटा दैट इज एक्सेस लेस फ्रीक्वेंट बट रिक्वायर रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। मतलब जो है वन जोन इन्फ्रीक्वेंट एक्सेस है वो आपका जो स्टैंडर्ड इन्फ्रीक्वेंट एक्सेस के ही तरह है, बट डेटा जो होता है यहाँ पर डेटा स्टोर इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। वहाँ पर डेटा जो स्टोर होता था वो क्या होता था, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होता था, जो आपका स्टैंडर्ड में जो था, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर में स्टोर होगा, राइट। आइडिया फॉर दोज हु वांट्स टू लोअर कॉस्ट ऑप्शन ऑफ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। अब जो चाहता है कि जो डेटा मेरा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है अब प्लस चाहता है कि कॉस्ट को कमाना, तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर सकता है। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टैंडर्ड के बजाय में ये चीज़ ले सकता है वन जोन का, राइट। इट इज़ गुड चॉइस फॉर स्टोरिंग सेकेंडरी बैकअप कॉपी ऑफ ऑन प्रीमिस डेटा और इजीली क्रिएटेबल डेटा। तो यहाँ पर वही चीज़ डेटा बैकअप रखना चाहिए जो कि बैकअप के लिए है डेटा, और जो डेटा को हम रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वन जोन में है, अगर जोन में कोई इशू आ गया तो वह डेटा आपका मिस हो जाएगा। यू कैन यूज़ S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी। आप S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हैं करके यहाँ पर जो है आप डेटा कैसे मूव करा सकते हैं, राइट। और बात करें अवेलेबिलिटी का तो 99.5% इज अवेलेबिलिटी है, बिकॉज S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोर डेटा इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। तो इसका कारण ये है कि ये जो डेटा है वो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर रहता है, और डेटा स्टोर इन दिस स्टोरेज क्लास विल बी लॉस्ट इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक ना। तो कोई कारण से जो है डेटा सेंटर ही उड़ गया, राइट, कोई डेटा सेंटर में ही कुछ इशू आ गया, राइट, तो डिजास्टर के कारण, तो वह आप अगर आप सेव करते हैं सिंगल का माने S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, राइट। तो बात करते हैं ग्लेशियर के ऊपर में। तो ग्लेशियर यहाँ पर क्या समझते हैं, S3 ग्लेशियर इज अ सिक्योर ड्यूरेबल लो कॉस्ट स्टोरेज क्लासेस फॉर डेटा आर्काइविंग। तो ये सिक्योर है, लो कॉस्ट है, और जो डेटा क्राइस जो स्टोर करते हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पर चीप आता है डेटा। कीप कॉस्ट लो एट सुटेबल फॉर वेरिंग नीड्स। S3 ग्लेशियर प्रोवाइड्स 3 रिट्रीवल ऑप्शन दैट रेंज फ्रॉम फ्यू मिनट टू आवर। ये 3 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर देता है कि रिट्रीवल करने के लिए, जो ऑप्शन के माध्यम से आप जो है डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं।
तीन ऑप्शन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यू कैन अपलोड द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू द ग्लेशियर, आप ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आप डायरेक्टली ग्लेशियर के अंदर में आप डाल सकते हैं। यूज़ लाइफ साइकिल पॉलिसी, या लाइफ साइकिल पॉलिसी आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा इज रेजिलियंट इन द इवेंट वन इंटायर एजेंट डिस्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए कोई कारण से एक पूरा का पूरा एबिलिटी जोन जो है ख़राब हो जाता है, तो वह डेटा आपका तभी भी सेफ रहता है, राइट, क्योंकि यह डेटा जो है मल्टीपल एबिलिटी जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। सपोर्ट एसेंशियल फॉर डेटा इन ट्रांजिट एंड इंक्रिप्शन डेटा एट रेस्ट, तो डेटा जो एट रेस्ट यानी डेटा जब आपका ग्लेशियर के अंदर में रहता है तो वह डेटा जो है इंक्रिप्टेड रहता है, और ट्रांजिट में जैसे आता है वो एसेंशियल इंक्रिप्शन से यूज़ होता है यहाँ पर। यू कैन रिट्रीव 10 GB ऑफ योर अमेजन S3 ग्लेशियर डेटा पर मंथ फॉर फ्री विथ अ फ्री टायर अकाउंट। अब 10 GB जो डेटा है आप रिट्रीव कर सकते हैं फ्री में, बट उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको चार्ज लगने वाला है। ये फ्री जो टायर अकाउंट है उसके लिए अवेलेबल रहता है, राइट। एक और बात हम कर लेते हैं ग्लेशियर डीप ड्राइव के बारे में। तो ग्लेशियर डीप ड्राइव क्या है, ग्लेशियर की तरह ही है बट उससे थोड़ा सा और यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए डेटा को हम लोग रखते हैं, राइट। बोला गया S3 ग्लेशियर डीप ड्राइव इज़ अमेजन S3 चीपेस्ट स्टोरेज। अमेजन S3 का सबसे जो चीपेस्ट स्टोरेज है वो है अमेजन S3 डीप ड्राइव, राइट, आर्काइव, या इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर डीप आर्काइव भी बोल सकते हैं। डिज़ाइन टू रिटेन डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड, एग्जाम्पल 10 ईयर, अगर मान ली 10 साल 12 साल 15 साल के लिए 5 साल के लिए आप डेटा रख देते हैं, आपको उस डेटा का जरूरत नहीं पड़ता है, तब उस डेटा को क्या कीजिए कि आप डीप आर्काइव से जो है हटा करके ग्लेशियर से हटा करके डीप ग्लेशियर के अंदर में डाल दीजिए, ताकि आपका डेटा का कॉस्ट जो है और वहाँ पर से कम हो जाए, राइट। तो इसी के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। और यहाँ पर भी जो अगर एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर में आप एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट टाइम, राइट। तो इस तरह से हम समझे कि S3 क्या है, राइट। स्टोरेज कितना है, स्टोरेज जो है आपका बताता हूँ मैं शॉर्ट में एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। स्टोरेज जो है आपको मिलेगा ब्लॉक लेवल स्टोरेज मिलेगा और दूसरा मिलेगा ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, राइट। तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज में EBS वॉल्यूम आ गया है, राइट, और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या आ गया, S3 आ गया है, राइट। उसके बाद से आपका स्टोरेज जो बहुत अलग अलग क्लासेस है, जैसे कि S3 स्टोरेज है, आप EBS स्टोरेज है, राइट, EFS स्टोरेज है, और आपका जो है स्नोबॉल है, इसको भी ये भी स्टोरेज है, राइट। तो ये सब स्टोरेज का आप जो है यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बातें करूँगा कि हम किस तरह से जो है AWS में लाइफ साइकिल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।